डेवलपर अगर आगे से आके अपोज करना जाए तो आपका सोसाइटी का रीडेवलपमेंट अच्छे खासे पीरियड के लिए अटक सकता है। सर, सोसाइटी रीडेवलपमेंट में डेवलपर ने 3 साल का बोल के 10, 15, 20 साल से प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है, तो एग्रीमेंट में टर्मिनेशन क्लॉज, एग्जिट क्लॉज कितना मैंडेटरी हो जाता है डालना? तो दो चीजें जगदीश इसमें। सर, क्या सोसाइटी रीडेवलपमेंट में बैंक गारंटी डेवलपर से लेना जरूरी है? रीडेवलपमेंट प्रक्रिया में 79 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये भी बोलता है कि आपको डेवलपर की तरफ से अप टू 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट बैंक गारंटी लेना जरूरी है। सर, कई बार देखा गया है कि बिल्डर सोसाइटी एग्रीमेंट साइन करने के बाद में गायब हो जाता है, उसका कोई अता पता ही नहीं है, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं कर रहा है, ना फोन उठा रहा है, ना ऑफिस में मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में सोसाइटी करे तो क्या करे? सर, क्या रीडेवलपमेंट ये रीजन है कि मुंबई से महाराष्ट्रियंस लोग शिफ्ट हो रहे बाहर? रीडेवलपमेंट। वेलकम टू द रियलिटी ऑफ रियल एस्टेट। आज का है हमारा एपिसोड नंबर 14। ये एक कंटिन्यूएशन है एपिसोड नंबर 12 का। हमारे साथ आज जो गेस्ट है, ही इज एडवोकेट राहुल हिंगमिरे। ही इज अ co-founder and managing partner of West Legis Law Practice. Please welcome Mr. Rahul Hingmire. Thank you so much for coming to our show, sir. ये एक सेकेंड एपिसोड है हमारा, बिकॉज बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे रीडेवलपमेंट रिलेटेड, तो उसी क्वेश्चंस को आज हम पॉडकास्ट पे डिस्कस करेंगे आपके साथ में, और थोड़े बहुत मेरे भी क्वेश्चंस हैं, तो दोनों को मिक्स करके आज हमारा पूरा पॉडकास्ट हम फ्रेम करेंगे। सर, सोसाइटी रीडेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है डेवलपमेंट एग्रीमेंट। वो एग्जैक्टली क्या होता है? सो डेवलपमेंट एग्रीमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके चलते सोसाइटी और डेवलपर के रिलेशनशिप को जो भी टर्म्स कंडीशंस लागू होती है उसको एक लिखित रूप में रखा जाता है। वो डॉक्यूमेंट एक बुनियाद बनाता है आगे जाके जितने भी प्रोसेस है, जितने भी ट्रांजैक्शंस सोसाइटी और डेवलपर के चलते रीडेवलपमेंट प्रक्रिया में आने वाले उस सब के लिए वो एक रेफरेंस, एक गाइड बुक का काम करता है। सर, सोसाइटी अगर रीडेवलपमेंट में जाती है तो उनको 79A को फॉलो करना कितना जरूरी है? सोसाइटी को अगर रीडेवलपमेंट प्रक्रिया चालू करनी है तो 79A डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरीली उसको कंप्लाई करना ज़रूरी बनता है। ये 2001 और 2021 के 2009 और 2021 के जो नेसेसरी गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस और नोटिफिकेशंस है उसके चलते सोसाइटी के लिए ये एक मार्गदर्शिका का काम करता है। अगर उसके प्रक्रिया को रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया को 79A डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी सोसाइटी जिसमें पीएमसी कंसल्टेंट हो, एक मेजॉरिटी के साथ सोसाइटी ने रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया चालू करने का निर्णय लेना हो, उसके बाद पीएमसी कंसल्टेंट, उसके बाद नेसेसरी स्टेप लेने के बाद डेवलपर को अपॉइंट करना है, डेवलपर के साथ के रीडेवलपमेंट के स्टेप्स में जो मैंडेटरी टर्म्स कंडीशंस है उसको रिकॉर्ड करना है, ये सब चीज़ों के बारे में एक रेफरेंस डायरेक्टिव चीज़ प्रिंसिपल दिए हैं। और ये बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जब चालू करते हैं उन्होंने फॉलो करने के बाद इसके बेसिस पे कोई भी अगर अपॉइंटमेंट होता है उसको गवर्नमेंट और कोर्ट्स एक अच्छे तरीके से देखते हैं और उसको कंप्लायंस के तरीके से आगे जाके कोई भी चैलेंज आता है तो वो सोसाइटी के लिए एड बोल के आ सकते हैं। ओके। सर, सोसाइटी रीडेवलपमेंट में मेंबर अपना घर खो सकते हैं अगर उनको PAAA के बारे में नहीं पता तो? ये एकदम करेक्ट कहा आपने जगदीश। मेंबर्स को अगर रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट के दौरान उनके नए बनने वाले यूनिट के लिए अगर किसी तरीके का सेपरेट डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट है PAAA, परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट उनके लिए उनके यूनिट का राइट क्रिएट करके देता है, ये उनके लिए एक टाइटल डॉक्यूमेंट का काम करता है। और इस एग्रीमेंट के तौर पे ही मेंबर को आगे जाके नई बिल्डिंग जो खड़ी होगी उसमें उनका कौन सा अपार्टमेंट रहेगा, उसके क्या डायमेंशंस रहेंगे, उसका कौन सा फ्लोर पे रहेगा, उसका पूरा डायमेंशंस और उसकी क्लैरिटी आ जाती है। और प्लस ये एक डॉक्यूमेंट ऐसा है उसके बेसिस पे वो मेंबर उस फ्लैट को लेके आगे का ट्रांजैक्शन और व्यवहार कर सकते हैं। तो अगर सपोज किसी मेंबर को पूरा पोजीशन मिलने के बाद अगर उसको वो फ्लैट को बेचना है या किसी और को ट्रांसफर करना है या किसी को गिफ्ट करना है तो उस मेंबर का राइट ये PAAA के साथ जुड़ा है और वहाँ से वो चालू होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट ये बनता है और इसीलिए कोई भी मेंबर अगर रीडेवलपमेंट सोसाइटी में पार्टिसिपेट करता है तो उसका ये हक है कि डेवलपर से PAAA एग्रीमेंट के बारे में ज़रूर बात की जाए और उसको एग्जीक्यूट करके उसके चलते ही आगे बढ़ा जाए। ओके। सर, सोसाइटी के पास में अगर कन्वेंस या डीम कन्वेंस ना हो तो क्या वो रीडेवलपमेंट में जा सकती है?
सोसाइटी के पास कन्वेंस या डीम कन्वेंस का ऑर्डर ना हो तो सोसाइटी रीडेवलपमेंट में नहीं जा सकती है, क्योंकि कन्वेंस एक ऐसा मुद्दा है, कन्वेंस ऐसा राइट है जिसके बिना सोसाइटी के पास कोई टाइटल या ओनरशिप राइट बनता नहीं है लैंड का, जिसके ऊपर नई बिल्डिंग खड़ी होने वाली है। मैं एग्जांपल दूंगा, अगर एक सोसाइटी है जिसने कभी उसके लैंड ओनरशिप के लिए कभी ओनर के तरफ से या फिर डीम कन्वेंस से ऑर्डर नहीं लिया है, तो सोसाइटी एक ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कशन करेगी डेवलपर के साथ जिसमें अल्टीमेटली ओनरशिप के डॉक्यूमेंट सोसाइटी कभी प्रोवाइड कर नहीं पाएगी, जिसके चलते उनके पास वो पोजीशन ही अचीव नहीं कर पाएँगे जिसमें वो रीडेवलपमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर नेसेसरी साइनिंग कर पाएँ। और अगर फिर भी गलती से कोई सोसाइटी ने ऐसा गलत स्टेप ले लिया, तो उसके चल के आगे कोई अथॉरिटीज़, बीएमसी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस ट्रांज़ैक्शन को वैलिड ट्रांज़ैक्शन नहीं पकड़ेगा टू गिव ग्रांट नेसेसरी परमिशंस, अप्रूवल्स, आईओडी, सीसी या कोई भी लोन इस प्रॉपर्टी को लेके कभी पास नहीं होगा। इसलिए कन्वेंस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और सोसाइटी ने बिना कन्वेंस या डीम कन्वेंस ऑर्डर के कोई भी रीडेवलपमेंट प्रक्रिया में जाना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। सर, महाराष्ट्र में मोर देन 70,000 सोसाइटी डीम कन्वेंस का वेट कर रही है। ये प्रोसेस इतना स्लो क्यों है, या फिर लोगों को पता ही नहीं डीम कन्वेंस के बारे में? लोगों का नॉलेज कम है डीम कन्वेंस के बारे में। कन्वेंस क्या है इसका ही नॉलेज बहुत सोसाइटीज़ में नहीं है। हम्म। रीज़न ये है कि डेलिबरेटली बहुत बार सोसाइटीज़ अपना पोजीशन, ऑक्यूपेशन और सोसाइटी फॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में गुंत हो जाते हैं, वो उसमें बिज़ी हो जाते हैं। उनको लगता है ये कन्वेंस के प्रोसेस में जाना मतलब उसमें और इन्वेस्टमेंट है, मनी का, पैसे का, लॉयर को अपॉइंट करो, कंसल्टेंट को अपॉइंट करो, उसके बाद जब डीम कन्वेंस का ऑर्डर आएगा शायद उसमें कुछ प्रीमियम निकलेगा पे करने का। ये सब झंझट से सोसाइटी दूर रहना चाहता है। ये मेजॉरिटी सोसाइटीज़ का ये अप्रोच रहा है। लेकिन अगर सोसाइटी कन्वेंस और डीम कन्वेंस प्रोसेस की प्रक्रिया में जाना चाहती है, तो आप पहले लैंड ओनर से आप डिमांड कर सकते हो लीगल नोटिस भेज के। उससे डिमांड नहीं आ रहा है तो आप डीम कन्वेंस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के सामने फॉर्म 7 में। और उसका एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। भले ओनर या प्रीवियस डेवलपर सामने आए या ना आए, डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी रजिस्ट्रार इस प्रक्रिया को कंक्लूजन पे लेके जा सकता है और आपकी सोसाइटी के पास डीम कन्वेंस का ऑर्डर आ सकता है और उसके चलते आप ओनर बन सकते हो लैंड के, और उसके चलते आप रीडेवलपमेंट की भी कार्रवाई आगे कर सकते हम्म। हो। सर, सोसाइटी के पास में फिजिबिलिटी रिपोर्ट ना हो तो क्या उससे रीडेवलपमेंट प्रोसेस स्लो हो जाता है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट ना रहना इसका मतलब आपने आपका होमवर्क नहीं करना हो गया। अगर सोसाइटी ने रीडेवलपमेंट करने का निर्णय लिया है तो सोसाइटी के लिए 79 ए के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी बोला है कि आप पीएमसी अपॉइंट करो, और उस पीएमसी का पहला काम है ये कि वो सोसाइटी के प्लॉट का फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाए, जिसके चलते सोसाइटी को समझेगा कि उनका नेट प्लॉट एरिया कितना है, ये प्लॉट का लोकेशन कौन से जोन और वार्ड में आता है, जिसमें कितना एफएसआई अवेलेबल है, और इसके चलते अगले प्रपोज डीपी प्लान में इस सोसाइटी के प्लॉट के ऊपर कोई इम्पैक्ट है। और उसी के बाद एक्चुअली किसी डेवलपर को बताने जैसा कॉन्फ़िगरेशन, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की जो डिटेल्स रहते हैं, वो आप कंसीडर करके एक प्रॉपर बिजनेस प्रपोजिशन आप पुट फोर्थ कर सकते हो, जिसके चलते सोसाइटी एक एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेगा किसी भी डेवलपर के ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज अ मस्ट टू डू होमवर्क फॉर सोसाइटी, जिसके बाद ही सोसाइटी ने किसी भी रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया को चालू करने का सोचना चाहिए या फिर किसी भी डेवलपर के साथ निगोसिएशन में बैठना चाहिए। तो सोसाइटी रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन हो जाने के बाद क्या मेंबर एक्स्ट्रा कॉर्पस या फिर एक्स्ट्रा एमिनिटीज डेवलपर से डिमांड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जगदीश, अगर डिमांड करना है तो उसके लिए बहुत लॉजिकल रीजंस चाहिए। अग्रीमेंट एक बार साइन करने के बाद यू आर बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ दोज अग्रीमेंट्स। अगर मैंने रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया एज अ सोसाइटी, तो मुझे उस सोसाइटी की कोई भी अलग डिमांड हो जो ये रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के बाहर जा रही है, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर कंसेंट लगेगा डेवलपर का, उसके लिए जस्टिफाइबल सर्कमस्टांसेस लगेंगे, और उसके लिए एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी लगेगा, जिसके चलते मुझे ये रीजनिंग और ये नए मॉडिफाइड डिमांड्स उस रीडेवलपमेंट के एग्रीमेंट के साथ में जोड़ूँ। और ये सब के लिए मुझे डेवलपर की कंसेंट लगेगी, अप्रूवल रहेगा, और मुझे रीज़नेबल जस्टिफिकेशन और सर्कमस्टांसेस चाहिए। तभी मैं ये कुछ डिमांड कर सकता हूँ। एज़ अ मैटर ऑफ राइट मुझे मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। सर, सोसाइटी रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन होने के बाद में सोसाइटी को पता चलता है कि डेवलपर फ्रॉड है, क्या उसको तभी वो कैंसिल कर सकते हैं? तो सोसाइटी अगर कोई भी एग्रीमेंट साइन करता है, रजिस्टर करता है, तो उसके बाद कोई भी एग्रीमेंट टर्मिनेट करने की प्रक्रिया सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनको उसमें एक लॉयर अपॉइंट करना चाहिए,
उनके जो फाइंडिंग्स है डेवलपर के फ्रॉड होने के बारे में, वो लॉयर्स के साथ आप डिस्कस कीजिए। और जब आगे जाके आपको समझता है कि सोसाइटी को डेवलपर ने रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में मिस रिप्रेजेंटेशंस किए हैं, कोई गलत चीज़ें दिखाई है, कोई प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं एग्जीक्यूट किया, ऐसा प्रोजेक्ट दिखा के सोसाइटी का कॉन्फिडेंस अचीव किया है, तो ये सब चीज़ों को लेके सोसाइटी डेफिनेटली टर्मिनेशन की स्टेप्स ले सकती है। बट मैं फिर से बोलना चाहूँगा, ये रूटीन काम नहीं है, ये रूटीन स्टेप्स नहीं है। डेवलपर अगर आगे से आके अपोज करना जाए, तो आपका सोसाइटी का रीडेवलपमेंट अच्छे खासे पीरियड के लिए अटक सकता है। सो अगर आपके पास बहुत ही पुख्ता और जेन्युइन रीज़न है, तभी आप ये ऐसा स्टेप लीजिए जो टर्मिनेशन की तरफ लेके जाएगा। अगर नहीं है, तो आप कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद कोई भी डिसीजन लीजिए। सर, सोसाइटी रीडेवलपमेंट में डेवलपर ने 3 साल का बोल के 10, 15, 20 साल से प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है, तो एग्रीमेंट में टर्मिनेशन क्लॉज, एग्जिट क्लॉज कितना मैंडेटरी हो जाता है डालना? तो 2 चीज़ें जगदीश इसमें, डिले के लिए जो भी रीज़न्स है, सोसाइटी को टाइम टू टाइम पीएमसी से और खुद के नॉलेज में या डेवलपर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करके या फिर लॉयर के थ्रू इसके ऊपर प्रक्रिया को रिव्यू करा के सोसाइटी समझ सकता है कि ये डिले डेवलपर ने खुद कॉज किए हुए डिले है या फिर ये कोई गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है या इस प्लॉट के ऊपर कोई स्टे ऑर्डर है या फिर सोसाइटी के टाइटल में कुछ डिफेक्ट है, जिसके चलते ये प्रोजेक्ट टाइमली अचीव नहीं हो रहा है या खत्म नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़, एग्जिट क्लॉज, टर्मिनेशन क्लॉजेस, ये तो मैंडेटरी है। आपको रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में आप एग्जिट नहीं डालोगे तो मतलब, मेरा वो एक एग्जांपल था, मैं हर जगह पे देता हूँ, आप ऐसे फ्लाइट में जा रहे हो जिसमें इमरजेंसी एग्जिट्स ही नहीं है। आपको आपका ट्रांजैक्शन ऐसा देखना है कि शायद सामने वाले डेवलपर के साथ कुछ ऐसा हो जाए या डेवलपर का इंटेंट बदल जाए या फिर डेवलपर कभी फुलफिल करने के लिए काबिल ना रहे उसके ऑब्लिगेशंस, तो मुझे टर्मिनेट करने का भी हक चाहिए और मुझे उस रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट से एग्जिट करने की फॉर्मेलिटी स्टेप्स भी ठीक से कैप्चर होनी चाहिए। इसकी वजह से मैं बोलूंगा, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में आपके पास ये दोनों टर्म्स कंडीशंस बहुत ही डिटेल तरीके में चाहिए। सर, क्या सोसाइटी रीडेवलपमेंट में बैंक गारंटी डेवलपर से लेना जरूरी है? यस जगदीश, रीडेवलपमेंट प्रक्रिया में 79 ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये भी बोलता है कि आपको डेवलपर की तरफ से अप टू 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट बैंक गारंटी लेना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर किसी कारणवश सोसाइटी की रीडेवलपमेंट प्रक्रिया को डेवलपर आगे नहीं लेके जा पा रहा है, तो सोसाइटी के पास एक इनकैशेबल, नो रिस्ट्रिक्शन, अनकंडीशनल बैंक गारंटी का एक्सेस चाहिए, जिसके चलते सोसाइटी इंटरिम पीरियड के प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाए, जिसमें ट्रांजिट रेंट देना हो, किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू करवाना हो या पेंडिंग हो, या कोई भी अप्रूवल के लिए अगर सोसाइटी को कोई खर्चा उठाना हो, तो ये बैंक गारंटी से सोसाइटी एक्सेस ले सकता है। बट अगेन, ये बैंक गारंटी को इन्वोक करने के लिए बहुत अच्छे रीजंस चाहिए और उसका रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्लियरली रेफरेंस और मेंशनिंग होना चाहिए। विदाउट दैट बैंक गारंटी इसलिए आप सिर्फ इन्वोक कर दोगे और वो सिर्फ लागू होगा, ऐसा नहीं है। तो बहुत माइंडफुली ये चीज़ को देखा जाना चाहिए। सर, सोसाइटी रीडेवलपमेंट में आईओडी, एलओआई, सीसी, ये सब टर्म्स का क्या महत्व है? सो आईओडी और सीसी का एक प्रोसीजरल पार्ट है, जो अगर आपका रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद डेवलपर का काम है कि ड्राफ्ट प्लान्स विथ अप्रूवल ऑफ सोसाइटी एंड आर्किटेक्ट ये जमा कराया जाए बीएमसी में या कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जहाँ पे भी रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया हो रही है। और उसमें फर्स्ट स्टेप इज टू गेट एन आईओडी। उसमें बीएमसी आपको पहला परमिशन देता है आईओडी, विच इज इंटीमेशन ऑफ अ डिसअप्रूवल, जो प्री रिक्विजिट्स है टू गेट कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। तो आईओडी के पूरे टर्म्स कंडीशंस आपको मिल जाते हैं। उसके चलते डेवलपर जब आईओडी के लिए इम्प्लीमेंटेशन में जाता है, तब डेवलपर आपकी सोसाइटी से पोजीशन लेगा पुरानी बिल्डिंग का, उसको स्टेप वाइज डिमोलिश करेगा, फिर उस लैंड को नेसेसरी डिगिंग और अप्रोप्रिएट एक्टिविटी करने के बाद बीएमसी को उसके कंप्लायंसेस दिखाएगा, फिर बीएमसी उसको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इशू करेगा, दैट इज सीसी। और उस सीसी के बाद आपको कंस्ट्रक्शन का टाइम टू टाइम, लेवल बाय लेवल, फ्लोर बाय फ्लोर परमिशन मिलते जाएगा। एलओआई का दो मतलब होता है। एलओआई इज लेटर ऑफ इंटेंट। समटाइम्स प्राइवेट डेवलपमेंट में जहाँ पे लैंड इज ओन्ड बाय सोसाइटी वाले सर्कमस्टांस में सोसाइटी कैन इशू एलओआई और एमओयू, जो डेवलपर को एक इंडिकेशन देता है और इंडिकेटिव अरेंजमेंट देता है कि हम आगे जाके आपके साथ रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट करेंगे। वही अगर ये कोई गवर्नमेंट ओन लैंड है, जैसे कोई एसआरए प्रोजेक्ट है, तो एकाध लैंड को डेवलप करने का इंडिकेटिव परमिशन स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी लेटर ऑफ इंटेंट के अंडर डेवलपर और आर्किटेक्ट को इशू करता है। तो एलओआई को हम दो एंगल से देख सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो मैंडेटरी है
रीडेवलपमेंट प्रोसेस में लागू होती है फॉर डेवलपर्स टू गेट, एंड ये रेफरेंसिंग में आती है। सर डेवलपर्स प्रोजेक्ट डिले करता है, बट उस पे कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं होता? डेवलपर अगर उसके टाइमलाइंस फॉलो नहीं कर रहा है जगदीश, तो उसके लिए रेरा है। आप एज अ फ्री सेल बाय रेरा जा सकते हो और डीले पर्टेनिंग पीरियड के लिए कॉम्पनसेशन सीख कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट रेरा का रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट भी परमिशन भी एक्सपायर हो सकता है, जो रेरा रजिस्ट्रेशन एक टाइम लिमिट के साथ आता है। और एज अ सोसाइटी, अगर आपका रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में दिए हुए टाइमलाइंस फॉलो नहीं हो रहे, तो सोसाइटी भी उसके लिए आर्बिट्रेशन इन्वोक कर सकती है या सिविल कोर्ट जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में किए। तो अगर डेवलपर को अकाउंटेबल होल्ड करना है, तो देर आर वेज in which all the stakeholders, be it RERA, be it free sale buyer, or be it society, they can initiate appropriate things and bring a check on developer. क्या स्लम रीडेवलपमेंट एक स्कैम बन चुका है सर अभी? स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिनारियो और चीज़ है, जिसमें रिहैबिलिटेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग दैट ऑल हम्म, द गवर्नमेंट्स एज वेल एज डेवलपर्स शुड फोकस ऑन। इसमें स्लम्स की सोसाइटी जो रहती है, जो सोसाइटी इस चीज़ को अप्रूवल देती है, डेवलपर्स के सिलेक्शन को क्राइटेरिया को देखी जाती है, फिर उनका एक ट्रांजिट अकोमोडेशन बनता है टेम्पररी, या फिर उनको एक परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन मिलता है। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिसाइड करने की प्रक्रिया में बहुत टाइम कंज्यूम होता है, जिसमें बहुत सारे कलेक्टर ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव्स को वैलिडिटी चेक करनी पड़ती है। उसके चलते इस प्रक्रिया के बारे में बहुत सारे लिटिगेशंस फाइल होते हैं। तो हमें देखने में ये आया है कि ये इंटेंट बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत हम्म, ऑब्जेक्टिव के साथ, अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ गवर्नमेंट ने रिलीज किया है अंडर एसआरए डिपार्टमेंट। बट उसमें जो स्टेक होल्डर्स इस ऑल्टरनेट अकोमोडेशन के चक्कर में बहुत सारे स्लम डेवलपर्स उनके राइट्स को और टाइटल को टाइमली एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, और उसको लेके एज एन अग्रीड पार्टी बहुत सारे लिटिगेशन चालू करते हैं। तो इसके चलते स्लम रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया बहुत बार स्लो हो जाती है। और यस, डेवलपर्स ने भी बहुत बार इसको टाइमली प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स है अक्रॉस मुंबई सिटी कि एसआरए प्रोजेक्ट्स अभी भी अटके हुए हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, बहुत बार एलओआई एक्सपायर हुआ है जो एसआरए ने इशू किया है। तो इसको लेके बहुत नेगेटिविटी फैल चुकी है। बट जैसा हम अभी धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जिसको एक अलग तरीके से देखा जा रहा है, वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। या फिर और भी बहुत सारे, भिंडी बाजार एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट है, एक हिसाब से पार्ट ऑफ स्लम ही आ रही है उसमें। तो पॉजिटिव एग्जांपल्स भी हमें देखने हैं, और आगे चल के हम्म, डिजिटलाइजेशन के साथ, रेरा के साथ, नए नए चीज़ों के साथ, और नए रिस्ट्रिक्शंस जो एसआरए ने इम्पोज की है डेवलपर के ऊपर, उसको चलते देर इज अ ब्राइट फ्यूचर फॉर एसआरए प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। सर सोसाइटी रीडेवलपमेंट होने के बाद में डेवलपर एक मोटा कॉर्पस पीछे छोड़ के जाता है सोसाइटी मेंबर्स के लिए, ओल्ड मेंबर्स के लिए, फिर भी उनको क्यों मेंटेनेंस देना पड़ता है सर? तो जगदीश, कॉर्पस रीडेवलपमेंट प्रक्रिया में एक अलग रोल निभाता है। कॉर्पस पेमेंट जो आता है डेवलपर की तरफ से सोसाइटी के अकाउंट में, वो उनको अलग अलग प्रक्रिया के एक्सपेंसेस उठाने के लिए होता है। उसी कॉर्पस के साथ शायद सोसाइटी पीएमसी अपॉइंट करेगा और उसका पैसा भरेगा, लॉयर अपॉइंट करेगा, उसका पैसा भरेगा। सोसाइटी को अगर कोई एक्टिविटीज़ करनी है जिसमें उनको मेंबर्स को बार बार होस्ट करना है, उसके एक्सपेंसेस आएंगे। आगे जाके अगर सोसाइटी को किसी तरीके का लिटिगेशन करना पड़ा, उसके लिए भी उनके पास नेसेसरी पैसा चाहिए। और जब कभी भी बिल्डिंग खत्म होता है और उसके बाद जब वो रीहाउस होते हैं उसी नए जगह पे, तब उनके पास नए मेंबर्स का भी एडिशन होने वाला है। तो जब नए मेंबर्स और सोसाइटी आती है, तो डेवलपर हमेशा नए मेंबर से भी वन टाइम टू 1 ईयर 2 ईयर का जो मेंटेनेंस कलेक्ट करता है, वो सब चीज़ों को एक साथ जोड़ता है। और उसके बाद सोसाइटी को जो नेसेसरी मेंटेनेंस अमाउंट देनी है फॉर बेटरमेंट और कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन और फैसिलिटी मैनेजमेंट ऑफ द न्यू बिल्डिंग, उसके लिए वो कॉस्ट अलग रहती है। वो तो रिकरिंग कॉस्ट रहेगी एज पर द एस्टिमेट्स दैट आर ड्रॉन अप। तो उसमें आपका सिक्योरिटी, बीएमसी या म्युनिसिपल टैक्सेस, ये सब चीज़ों में तो कंट्रीब्यूशन आजीवन रहेगा। तो जो पहला कॉर्पस मिला है उसका एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव अलग था, और जो मेंटेनेंस जो सोसाइटी मेंबर्स देंगे, वो न्यू फ्री सेल बायर के साथ एट पार आके देंगे, वो उनको बिल्डिंग को प्रिजर्व करना, मेंटेन करने के लिए आएगा। सर जो रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है वो वन साइडेड क्यों होता है सर? वो पूरा बिल्डर के फेवर में होता है। तो जगदीश, ये पुरानी कहानी बता रहे हो आप। आज के डेट में सोसाइटी मेंबर्स बहुत माइंडफुल है। आज वो खुद लॉयर अपॉइंट करते हैं। आज डेवलपर भी समझ सकते हैं कि पहले ज़माने की सोसाइटी और आज के सोसाइटी मेंबर्स के अवेयरनेस, नॉलेज, नो हाउ, स्किल्स में बहुत फ़र्क है।
आज के रेट में डेवलपर्स और सोसाइटी के डिस्कशंस बहुत दिलक लेवल पे जाते हैं, तो बहुत रेयरली देखने को मिल रहा है कि ये वन साइडेड एग्रीमेंट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट सोसाइटीज बोल्ड होते हुए टर्मिनेशन, एग्जिट, कोलैटरल, गारंटी, बहुत सारे तरीके के 10-15 साल तक की वारंटी डिमांड करती है, जो नॉर्मल नॉर्म्स के बियॉन्ड भी जाता है। और कुछ कुछ सोसाइटी मेंबर सक्सेसफुल भी रहते हैं, क्योंकि अगर उनके जगह का महत्व पता है, अगर क्रीम प्लॉट है, या उनको पता है कि ये लोकेशन से डेवलपर को सिर्फ बेसिक प्रॉफिट नहीं बट कंटिन्यूस मार्केटिंग होने वाली है, बिकॉज अच्छी जगह पे उन्होंने डेवलपमेंट किया, तो डेवलपर्स जनरली कुछ कुछ चीज़ों में उनको अकोमोडेट करते भी है। बट पुराने ज़माने में वन साइडेड होता था, जब वो लॉयर या कंसल्टेंट के बिना ऐसे डिस्कशन में जाते थे। आज के समय ये देखने को नहीं मिलता है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है जगदीश। सर कई बार देखा गया है कि बिल्डर सोसाइटी एग्रीमेंट साइन करने के बाद में गायब हो जाता है, उसका कोई अता पता ही नहीं है, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं कर रहा है, ना फोन उठा रहा है, ना ऑफिस में मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में सोसाइटी करे तो क्या करे? ये कुछ-कुछ जगहों पे देखा गया है जगदीश, जो आपने ये किस्सा या सिचुएशन बताई है। इस सिनेरियो में सोसाइटी ने डेवलपर को एक उनके लॉयर के थ्रू टर्मिनेशन नोटिस इश्यू करना, और उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया है इसके बारे में एक पब्लिक नोटिस इश्यू करना इज इनफ फॉर सोसाइटी टू डिक्लेयर टू द वर्ल्ड दैट दे आर आउट ऑफ दैट रीडेवलपमेंट ट्रांजैक्शन। उसके बाद ये डेवलपर का काम है कि इसको रिवाइव करना है या एनफोर्स करना है, उसके लिए कौन से कोर्ट जाना है, कौन सा आर्बिट्रेशन चालू करना है, दैट इज लुकआउट ऑफ डेवलपर। सोसाइटी ने लॉयर अपॉइंट करना है, टर्मिनेशन नोटिस इशू करना है, और उसके बारे में पब्लिक नोटिस इशू करके सोसाइटी ने अपने राइट्स को सिक्योर करना है, और सोसाइटी इज आउट ऑफ दैट रीडेवलपमेंट ट्रांजैक्शन जो कभी इफेक्टिवली टेक ऑफ ही नहीं हुआ है। हम्म। सर क्या सोसाइटी में चेयरमैन और सेक्रेटरी बिल्डर के पेरोल पे होते हैं? बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। हम्म। ये देखने में आता है कि कुछ-कुछ सोसाइटी मेंबर्स को लगता है कि उनकी मैनेजिंग कमेटी या सेक्रेटरी, ट्रेजरर या चेयरमैन बहुत ही प्रो डेवलपर बात कर रहे हैं। बट ये सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स को पता है कि कितने एफर्ट्स लगते हैं किसी एक जुट होके सब मेंबर्स के साथ एक कंसेंट लाके किसी डेवलपर को अपॉइंट करना, और उस डेवलपर ने एग्रीमेंट के फॉर्म में साथ में आगे जाना। ये प्रक्रिया अगर फिर से चालू करनी है, तो ये बहुत बड़ा एफर्ट्स है, बहुत चीज़ों को जुड़ के आना रहता है। इसी के चलते बहुत बार सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी या ये ऑफिस बेरर्स ये इंश्योर करने देखते कि ये डिस्कशन, ये रिलेशन जो उनका रीडेवलपमेंट के अंदर किसी डेवलपर के साथ जुड़ा है, ये इतना ईजिली ना टूटे। दे कैनॉट अफोर्ड टू बी इमोशनल अबाउट इट, दे हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। उसी के चलते कुछ मेंबर्स का ये नज़रिया होता है कि शायद ये उनके पेरोल पे गया है, क्योंकि ये तो प्रो डेवलपर ही बात कर रहा है। बट जनरली हमें बैकग्राउंड समझना, हमें एफर्ट्स देखने, क्योंकि ये सोसाइटी मेंबर्स के लिए समझने के लिए कभी-कभार डिफिकल्ट चीज़ हो सकती है, लेकिन ऑफिस बेयरर्स को एक अलग नज़रिया रहता है देखने का, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। सर मुंबई में बहुत सारी रीडेवलपमेंट चल रहे हैं, क्या ये रीडेवलपमेंट के पीछे पॉलिटिशियन या लोकल एमएलए का हिडन कमीशन होता है? और ये टॉपिक ऐसा है जगदीश की कमीशन, करप्शन, हिडन एजेंडा, ये चीज़ जितना आप देखने जाओ, जितना आप पूछते जाओ, जितना आप बताने जाओ, अकाउंटेबिलिटी के साथ कोई आपको करेक्ट नंबर्स दे नहीं पाता है। बट डेफिनेटली किसी ना किसी का इसमें फ़ायदा होता है बियॉन्ड द स्टेक होल्डर्स। अगर आप पॉजिटिवली देखने जाओ, तो पॉलिटिशियंस ने कोई भी एरिया में अच्छा रीडेवलपमेंट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए अगर नेसेसरी गवर्नमेंट्स के सामने प्रस्ताव रखे हैं, किसी चीज़ को लेके उन्होंने इनिशिएट किया है डायलॉग, डिस्कशन, तो ये पॉजिटिव चीज़ है, उसके लिए उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी भी। बट अल्टीमेटली हमें देखना है, ये शहर की एक लिमिट है। शहर का लैंड बैंक बढ़ नहीं सकता है। तो आपको पुराने जगह को रीयूज़ करने के लिए एक बेटर तरीके की बिल्डिंग लानी है, तो नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी की वजह से रिडेवलपमेंट हो रही है। अगर हम कोई दूसरे जगह पे रहते और हमारे पास अनलिमिटेड लैंड बैंक रहता, तो हम वर्टिकली ग्रो ही नहीं करते। हम हॉरिजॉन्टली ग्रो होते, जैसे एनसीआर रीजन होता है, आज फरीदाबाद हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, सोनीपत साइड हो, हर डायरेक्शन में दिल्ली ग्रो होता है। इसलिए आप सेंट्रल दिल्ली में देखोगे तो इतने टॉल टावर्स नहीं है। हम अनफॉर्चुनेटली आइलैंड साइड में है, हमारे लिए लिमिटेड जगह है, हमारे लिए लिमिटेड जगह को रीयूज करने का एक नेसेसिटी, और रीडेवलपमेंट इज द मेजर सोल्यूशन। इसलिए आपको बहुत रीडेवलपमेंट देखी जाएगी, और कुछ कुछ जगहों पर अगर आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दिख रहा है, तो आपको समझ लेना है कि शायद उनके लिए बेनिफिट है उसमें कुछ। सर मुंबई में जितने भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आज के टाइम पे रुके हुए हैं, क्या उसके पीछे ये रीजन है, जो कमिटी है उसने डेवलपर सिलेक्शन के टाइम पे अंडर द टेबल पैसा खाया था? प्रोजेक्ट स्टक होने के लिए बहुत रीजंस होते हैं जगदीश। पैसा खाना, उसके बाद प्रोजेक्ट स्टक होना, तो पैसे
खा के स्टक करने के लिए तो कोई एग्री नहीं करेगा मोस्टली, बिकॉज़ उनके भी घर उसमें अटके। और मुझे ये तो नहीं लगता कि कोई डेवलपर उनको इतना सारा पैसा देगा कि उनके घर की वैल्यू उनको बहुत कम लगेगी। तो हमें उसके पीछे जाना ज़रूरी है कि रीज़न्स बहुत अलग रहते हैं, सोसाइटी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, गवर्नमेंट के चेंजिंग रूल्स, नॉर्म्स रह सकते हैं, नया डेवलपमेंट प्लान में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। सोसाइटी और डेवलपर ने जो प्लान एग्री किया है उसके ऊपर शायद बीएमसी की तरफ से कुछ आपत्ति आ सकती है, या कभी-कभार हम ये भी देखते हैं कि कोई 1 या 2 ऐसे मेंबर रहते हैं वो पोज़ीशन हैंडओवर नहीं करते हैं, जिसके चलते डेवलपर वो एक रीज़न यूज़ करके आगे नहीं जा सकता है। तो हुँ, पॉजिटिवली रीज़न यूज़ करके उनके लिए टाइम निकालना एक हो सकता है, या जेन्युइनली डेवलपर को अगर कंप्लीट करना हो, तो उसकी वजह से डेवलपर को सोसाइटी को बोलना पड़ता है कि आप नए लिटिगेशन फाइल करो आपके खुद के मेंबर के अगेंस्ट फॉर हिम टू leave the premises so that developer can take the possession of the building and start demolishing to implement the redevelopment agreement. तो बहुत सारी सिचुएशंस है जिसमें डेवलपर के प्रोजेक्ट स्टक हो सकते हैं, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, इसीलिए हर कोई डेवलपर नहीं है मुंबई सिटी में, इसीलिए हर कोई अंडर टेबल देके उनके प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकता है। बट यस, कुछ कुछ जगह पे अपने को माइंडफुल रहना पड़ेगा, और अगर अपने को लगता है कोई सोसाइटी मेंबर कुछ ज़्यादा ही इग्नोर करे जा रहा है, जो कमिटी मेंबर है या ऑफिस बेरर है, तो बाकी के मेंबर्स ने कुछ इसके ऊपर एक्शन लेनी ज़रूरी है। सर कुछ सोसाइटी मेंबर्स रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टॉल कर रहे हैं, ताकि उनको पुराने डेवलपर को निकालना है, क्या ये पॉसिबल है? अगर कोई सोसाइटी में मेंबर्स का अपोजिशन है फॉर हुँ, रीडेवलपमेंट, तो उसके रीजंस सुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। पुराना डेवलपर अगर इनएक्टिव है और पुराने डेवलपर से अगर कुछ काम नहीं नहीं बन रहा है करना, जो रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो हुँ, हुँ, हुँ। राइटफुली मेंबर्स ने इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, लॉयर अपॉइंट करना चाहिए और उसको टर्मिनेशन नोटिस इशू करनी चाहिए, अगर सबकी मेजॉरिटी ओपिनियन यही है कि ये डेवलपर इनएक्टिव है और इसका प्रोजेक्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा है, जिसकी वजह से ही इज नॉट डूइंग द रिक्वायर्ड वर्क। हुँ, 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 हुँ। तो यस, मेंबर्स ने इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई एक्टिव डेवलपर है, कोई एक्टिव वर्क चालू है, आपका रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है, उसके सेल्स हो रहे हैं, वो फ्री सेल फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं, रेरा रजिस्ट्रेशन है, हर चीज़ अगर डेवलपर की तरफ से एज़ पर द रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड एज़ पर द प्रोमिसेस मेड टू रेरा है, तो जो मेंबर्स को टर्मिनेट करने का इच्छा है, उनके पास कुछ अच्छे ग्राउंड होने चाहिए। अदरवाइज़ वो चैलेंज जो करने जाएँगे वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, एंड इट विल बी अ वेस्ट ऑफ एफर्ट्स फॉर एवरीवन। सर सोसाइटी रीडेवलपमेंट में मेजॉरिटी लोग हाँ बोल चुके हैं, बट कुछ एक लोग अपोज़ कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? सो ये एक 2 स्टेप में देखने वाली प्रक्रिया है जगदीश। अगर आपकी सोसाइटी एक स्टेज पे जहाँ पे सोसाइटी खुद चेक कर रही है कि हमें रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए या नहीं, ये स्टेज पे आपको मेजॉरिटी मतलब 51% से ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए, तो आपकी सोसाइटी बाकी कोई भी अपोज़ करो, आप रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया चालू कर सकते हो। उसके बाद अगर आप पीएमसी कंसल्टेंट, लॉयर अपॉइंट करके अच्छा डेवलपर सिलेक्ट करते हो, डेवलपर ने अगर आपको कोई रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट दिया है, उस रीडेवलपमेंट के ड्राफ्ट को अप्रूव करने के लिए आपको 3/4 मेजॉरिटी चाहिए। तो ये 2 मेजॉरिटीज़ अगर आप ध्यान में रख के, इस मेजॉरिटी के हिसाब से अगर आप डिसीजन लेते हो, तो माइनॉरिटी के अगर कोई भी ऑब्जेक्शंस, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस, एरिया एक्सपेक्टेशंस, एमिनिटीज एक्सपेक्टेशंस, या कोई ऐसे रीज़न है जिसमें कोई लीगल चैलेंज वो बता नहीं पा रहे हैं या कोई इल्लीगल एक्ट नहीं दिखा रहे, तो उनके चैलेंजेस का कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, एंड दैट विल नॉट बी समथिंग व्हिच विल रिस्ट्रिक्ट सोसाइटी फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड। क्या सर सोसाइटी के अंदर का पॉलिटिक्स पूरे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बिगाड़ सकता है? बहुत बराबर बताया आपने जगदीश, ये बहुत देखने को मिलता है। सोसाइटी का इंटरनल पॉलिटिक्स कैन कॉज डिले, कैन कॉज फ्रस्ट्रेशन, कैन कॉज डेविएशन फॉर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और इसके ऊपर डेवलपर्स पॉजिटिवली और निगेटिवली भी उनका खुद का सिचुएशन सिक्योर करने को देखते हैं। तो मैनेजिंग कमेटी को बहुत माइंडफुल रहना है कि इंटरनल पॉलिटिक्स अगर किधर भी क्रॉप आउट हो रहा है, तो उन्होंने टाइमली इसको एड्रेस करना है, और इस चीज़ का निगेटिव इम्पैक्ट रीडेवलपमेंट प्रक्रिया पे कैसे भी नहीं आने देना चाहिए। और मेंबर्स ने भी अगर नोटिस किया किसी ऐसी एक्टिविटी को, तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पास वो जाके इसके ऊपर रिड्रेसल या ग्रीवेंस कमेटी के सामने जाके इसके ऊपर सॉल्यूशन मांग सकते हैं। सर कुछ एक सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है, एक मेंबर ने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, एनक्रोचमेंट करके रखा हुआ है, तो उस केस में सोसाइटी क्या कर सकती है? अगर एक सोसाइटी रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया में जा रही है और उनको पता है कि कोई मेंबर ने एनक्रोचमेंट किया है या कोई
ऐसा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जिसके लिए कभी उनके पास अप्रूवल था नहीं, कभी बीएमसी ने उसको अप्रूव किया नहीं, तो उसको रीडेवलपमेंट के समय डेवलपर उसको वैलिड नहीं कंसिडर करेगा। और जब भी रीडेवलपमेंट के लिए डिमोलिशन होकर नई बिल्डिंग बनेगी, उस नई बिल्डिंग में उस मेंबर को सब बाकी मेंबर्स के हिसाब से ही, और जो पुराना प्लान था उसके हिसाब से उसको बेनिफिट पास ऑन होगा। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है, किसी मेंबर्स के पास एक्स्ट्रा टेरेस रहता है जो कॉमन टेरेस रहता है, या कोई उस बालकनी को रूम बना के यूज करता है, और वो डेवलपर या सोसाइटी के सामने डिमांड करता है कि उसका फ्लैट अलग है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है। बट टेक्निकली जो पुरानी बिल्डिंग और उसका प्लान था उसी के हिसाब से उसका यूनिट का डायमेंशन पकड़ा जाता है, उसी के हिसाब से उसको नए बिल्डिंग में भी उसी रेशो में उसको फ्लैट मिलेगा। तो भले ही आज उन्होंने कुछ जगलरी की हो, सोसाइटी उसको एड्रेस करने के लिए कोऑपरेटिव कोर्ट में उसको लेके जा सकती है, या फिर रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया में डेवलपर प्लान देख के उसको जो बेनिफिट पास ऑन करना है करेगा, उसको एडवांटेज कुछ नहीं मिलेगा दूसरा। सर सोसाइटी रीडेवलपमेंट होने के बाद में जो न्यू मेंबर्स आते हैं वो करोड़ों रुपए का घर लेते हैं। उनको लगता है ओल्ड मेंबर्स को तो फ्री में घर मिल गया, उनको मैनर्स ही नहीं है। क्या ये सही बात है? ऐसा एक पुराने ज़माने में देखा जाता था, उसी के चलते डेवलपर्स पुराने मेंबर्स के लिए अलग बिल्डिंग, नए मेंबर्स के लिए अलग बिल्डिंग करते थे। लेकिन विद द टाइम, with limitation of land and with having small plots to develop, डेवलपर्स को सोसाइटी और फ्री सेल कंपोनेंट वालों को एक कंपोजिट बिल्डिंग में रखने का नेसेसिटी आ गया है। और बहुत बार सोसाइटी मेंबर्स प्लस फ्री सेल बायर्स का एक कॉमन सोसाइटी बनता है, उसमें चलते दोनों के एक्सपेंसेस लेवल, दोनों के एमिनिटीज बेनिफिट, दोनों के एक्सेस फॉर ऑल द एक्टिविटीज आर सिमिलर। तो मैनर्स का बारे में बात किया जाए, या उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात किया जाए, या उनके विलिंगनेस टू स्पेंड मोर मनी ऑन फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस की बात किया जाए, तो डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं, वो तो हर सोसाइटी में होते हैं, रीडेवलपमेंट वाले में भी होते होंगे। बट फ्री सेल वायर भी नोइंगली जा रहा है प्रोजेक्ट में, उन्होंने भी उनका ड्यू डिलिजेंस किया है, और रीडेवलपमेंट वाले भी नोइंगली रीडेवलपमेंट प्रक्रिया में जा रहे हैं, उनको भी पता है कि कोई फ्री सेल बायर आने वाले। तो दे ऑल हैव टू बी ओपन फॉर ऑल द सिचुएशंस एंड चैलेंजेस एंड दे हैव टू सॉल्व इट टुगेदर। तो मेरा बोलना है कि ये तो होने वाला है, आपको लेकिन माइंडफुली चलना है। सर सोसाइटी रीडेवलपमेंट होने के बाद में जो पुराने सेक्रेटरी चेयरमैन थे, नई सोसाइटी नई बिल्डिंग बनने के बाद भी वही सोसाइटी में चेयरमैन सेक्रेटरी वही रहते हैं। क्या नए मेंबर के साथ में ये अनफेयर नहीं है? सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या मैनेजिंग कमेटी, ये जो ऑफिस बेरर है, इनका एक ड्यूरेशन रहता है। उसके मॉडल मॉडल बायलॉज में सोसाइटी के जो उन्होंने अडॉप्ट किए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर, उनका वो ड्यूरेशन खत्म होने के बाद उनको कानूनी तरीके से, कायदे के हिसाब से उनको इलेक्शन की प्रक्रिया से जाना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे मेंबर हो जिनके सोसाइटी में ये ऑफिस बेरर या कमिटी मेंबर्स कभी चेंज ही नहीं हुए, तो आपका काम है उनको लिखना एक लेटर, और उनको बोलना कि आप ये इलेक्शन प्रक्रिया करो, नहीं तो हम ये आपका कॉन्डक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के या कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर नेसेसरी अथॉरिटीज के सामने हम ये पुटअप करेंगे, और उनसे हम एक एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंटमेंट की मांग करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर को सोसाइटी के ऊपर अपॉइंट होने के बाद वो एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करके एक नई कमेटी को लाएगा। शायद वो उस कमेटी में वो पुराने सेक्रेटरी ट्रेजरर भी आ सकते हैं फिर से इलेक्ट होके, बट मेजोरिटी विल डिसाइड एंड डेमोक्रेटिक तरीके से ये निर्णय प्रक्रिया होगी, जिसको लेके आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कुछ भी आउटकम है। नए मेंबर्स आए तो ठीक है, पुराने मेंबर्स आए तो भी आपको यू हैव टू मैनेज विद दैट। सर क्या मुंबई अब महाराष्ट्रियंस का नहीं रहा? मोस्टली महाराष्ट्रियंस कल्याण डोंबिवली और वसई विरार शिफ्ट हो रहा है। तो जगदीश, महाराष्ट्रियंस बाकी एरिया में जाना, इसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स है। इकोनॉमिकल वायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, टॉलरेंस लेवल टू ट्रैफिक, स्ट्रेस ऑन द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों के ऊपर भी बहुत फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। और इसी के चलते किसी किसी को अगर शांतिपूर्व, मच रीजनेबली प्राइस्ड एरिया अगर मिलता है, तो वहाँ पे क्यों शिफ्ट ना हो। आज गवर्नमेंट भी एमएमआर रीजन्स महा मुंबई क्यों ला रहा है, बिकॉज उनको भी पता है ये मुंबई की एक लिमिट है, ये सीलिंग लिमिट तक पहुंच रहा है मुंबई। इसके चलते बाकी के एरिया का प्लान डेवलपमेंट हो रहा है। आज नवी मुंबई भी एक प्लान सिटी है, आज ठाणे भी एक प्लान सिटी के तौर पे उभर के आया है, और एमएमआर रीजन का जो बाकी लार्जर एरिया डेवलपमेंट है उसमें प्लान वर्जन में जाने वाला है। तो विरार, वसई, डोंबिवली मेरे हिसाब से मच मोर प्लान्ड वर्जन है और मच मोर अफोर्डेबल है, और इसके चलते कोई शिफ्ट वहाँ पे होना है कोई बुरी बात नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं, हमको इसको पॉजिटिव देखना चाहिए। आखिरी में हमारे ट्रांसपोर्टेशन मोड्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम सबको जोड़ के रख सकते हैं, तो कोई वसई से आए या कोई विरार से आए, एज लॉन्ग एज उनको मुंबई का एक्सेस मिल रहा है,
वो अपनी जगह पे सही है, उनका डिसीजन अपनी जगह पे सही है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है। अगर किसी को यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी के चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है। म्हाडा के स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारी जगहों पे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिलेगी, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपकी कौन सी स्कीम में आप एलिजिबल बनते हो। अगर आपका स्लम है, अगर तो स्लम डेवलपमेंट स्कीम में भी आपको एलिजिबिलिटी मिल सकती है। तो ऐसा भी नहीं है कि मुंबई से आपको बाहर जाना इज़ ओनली सॉल्यूशन और ओनली वे आउट। बट आपको नॉलेज के चलते, सही कंसल्टेंट के चलते, सही प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपके जैसे अगर उनको मिले, तो शायद आप उनको अच्छे से गाइड कर सकते हो। उसके चलते जिन लोगों को जानबूझ के जाना पड़ रहा है, मजबूरी के तौर पे जाना पड़ रहा है, वो उनका घर ढूँढ सकते हैं मुंबई में अभी भी। और जो नोइंगली जा रहे हैं, उनके अच्छे रीज़न्स होंगे और हमको उसके रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सर, क्या रीडेवलपमेंट ये रीजन है कि मुंबई से महाराष्ट्रियंस लोग शिफ्ट हो रहे बाहर? रीडेवलपमेंट एक फैक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि रीडेवलपमेंट के साथ-साथ आपको एक अपॉर्च्युनिटी देखनी है। अगर किसी आदमी का या किसी महाराष्ट्रियन का या कोई भी ऑक्यूपेंट का कोई पुराना घर है, दादर जैसे एरिया में, परेल जैसे एरिया में, आज उस घर के रीडेवलपमेंट होने के बाद के फ्लैट की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, उसमें एक कोई कमर्शियल अपॉर्च्युनिटी भी ढूँढ सकता है उसमें कि वो फ्लैट को बेच के ठाणे हो, पनवेल हो, नवी मुंबई हो, कोई भी जगह पे शिफ्ट होके वो उससे ज़्यादा बड़ा घर ले सकता है। बचे हुए पैसे में कोई बिज़नेस चालू कर सकता है, बच्चों का एजुकेशन का खर्चा देख सकता है, घर में अगर कोई शादी हो तो उसमें भी स्पेंड कर सकता है और रिस्पेक्टफुली, कंफर्टेबली उनकी लाइफ जी सकता है। तो मैं तो देखूँगा कोई भी अगर ऐसा शिफ्ट होता है मुंबई के बाहर, तो वो एक कुछ फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली एक वाइज़ डिसीजन ले रहे, उसके चलते उनको वो चॉइस मिल रही है। शायद यहाँ के एक्सपेंसेस, यहाँ का कॉन्सन्ट्रेटेड वैल्यू प्रोपोज़िशन इन वन प्रॉपर्टी शायद उनके मैट्रिक्स में, उनके कैलकुलेशन में नहीं बैठ रहा है, इसकी वजह से वो जा रहे हैं। तो हमें इसको पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए और अगर स्प्रेड होता है पॉपुलेशन तो क्यों नहीं? उतना ही हमारे लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर का जो प्रेशर है, वो किसी तरीके से अगर ईज़ ऑफ होता है तो क्यों नहीं? ये एक अच्छा मूव देखना चाहिए। ठीक है। सर, बहुत सारे सोसाइटी रीडेवलपमेंट में ये देखने को मिल रहा है कि न्यू मेंबर वर्सेस ओल्ड मेंबर, इन दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं। न्यू मेंबर को ऐसा लगता है कि जेंडरी इशू है करके, कि हमारा हमारा जो कैपेसिटी है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो पुराने लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। फिर भी हम लोग सब एक साथ मिल के रह रहे हैं, तो उनको बहुत तकलीफ हो रहा है। तो क्या ये सही बात है? ये देखने को तो मिलता है जगदीश, आपने सही बताया, ये इश्यूज़ है और ये कल्चरल मिक्स है, शिफ्ट है। आप अलग-अलग क्लासेस के लोग अगर साथ में आके रहते हैं तो इट विल हैव इट्स टीथिंग पीरियड, जो शुरू के एक पीरियड में ये एक साथ जुट के आने में और बैठने में टाइम लगता है। ये बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में देखा जाता है जहाँ पे पुराने मल्टीपल बिल्डिंग्स को इकट्ठा एक बड़े बिल्डिंग में मिक्स किया जाता है। But with the time, with the knowledge, with the experience, with proper consultants coming in, and society ने भी अगर प्रॉपर कमिटी में मिक्स रखा कि कुछ नए मेंबर्स के भी है, कुछ पुराने मेंबर्स के भी मेंबर्स है और ऑफिस बेरर्स ने इसको एक पॉजिटिव तरीके से लिया, तो ये चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल उनके फ्लैट्स 40, 50, 60 साल रहने वाले, उन सब लोगों को साथ में वैसे रहना है। तो ये शुरू के 6 महीना, 1 साल, 2 साल के मनमुटाव को उनको साइड में करना है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को एड्रेस करके आगे बढ़ना इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर दिस। सर, मुंबई की कुछ एक सोसाइटीज़ में मैंने देखा है, ₹30 ₹35 मेंटेनेंस पहुँच गया है। अगर किसी का 3 बीएचके 1000 स्क्वायर फीट का घर है, तो उसको 30 से ₹35,000 सिर्फ मेंटेनेंस आ रहा है। उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स अलग, कार पार्किंग का अलग, लाइट बिल अलग। तो इससे अच्छा इंसान रेंट पे ना रहे। सर ये हर एक का पर्सनल चॉइस बनेगा। किसी को अगर अपार्टमेंट अच्छा चाहिए ओनरशिप के साथ में और उस ओनरशिप को लग के आने वाली फ्यूचर वैल्यू का बेनिफिट लेना है, तो शायद ये एक खर्चा उठाने की रेडीनेस रख सकता है। किसी-किसी को ये हाई मेंटेनेंस अगर अफोर्डेबल नहीं लग रहा है, तो ही और शी शुड मूव इनटू रेंटेड अपार्टमेंट। आज लेकिन हमको ये समझना है कि बीएमसी के प्रॉपर्टी टैक्सेस और मेंटेनेंस ऑफ सच बिल्डिंग्स व्हिच आर हेवीली लोडेड विद मेनी एमिनिटीज, ये इसमें आपके मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेंगे। तो अगर आपकी बिल्डिंग में लिमिटेड एमिनिटीज है, मतलब उसको लिमिटेड मेंटेनेंस, उसका लिमिटेड फैसिलिटी प्रोवाइडर्स का, फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोवाइडर्स का खर्चा लगेगा, तो आपके कॉस्ट बजट में ला सकते हो आप। तो आप माइंडफुली परचेस करते समय आप ऐसे अपार्टमेंट्स लो, या आप कोई रीडेवलपमेंट में जा रहे हो तो आपके डेवलपर से अब उतने लिमिटेड एमिनिटीज मांगो जो आपके लिए इजी हो मेंटेन करना। तभी जाके आप उसका एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढ पाओगे। और हर एक वार्ड के लिए बीएमसी की तरफ से एक रेशो और रेट डिसाइड किया गया है मेंटेनेंस का,
उसके चलते कुछ अमाउंट तो आपको पे करनी पड़ेगी, बिकॉज़ वो उस एरिया के ऊपर भी बीएमसी एक अलग तरीके से उनके रिसोर्सेज़ डिप्लॉय करता है और उसको लेके उनको भी एक नेसेसरी अमाउंट ऑफ टैक्स रिकवर करना बनता है। तो ये सब चीज़ों का माइंडफुली आप सोच के ट्रांज़ैक्शन करोगे, फ्लैट खरीदोगे या रेंट पे रहोगे, उससे आज उसके साथ आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को आपको सपोर्ट करने को मिलेगा। सर बहुत सारी सोसाइटीज़ अभी रीडेवलपमेंट देख रही है अपनी खुद की सोसाइटी का। तो अगर उनको ऐसा है कि इन फ्यूचर जब ये बिल्डिंग रेडी हो जाए, मुझे कुछ भी मेंटेनेंस ना देना पड़े, तो आज वो क्या स्टेप्स ले सकती है? डेवलपर से क्या डिमांड कर सकती है कि आने वाले 15-20 साल, 25 सालों तक मेरा मेंटेनेंस आप भरो, ऐसा डिमांड कर सकती है सोसाइटी? जगदीश, अगर सोसाइटी को लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री करना है तो सोसाइटी ने ऐसे कुछ कंसल्टेंट लाने चाहिए जिनके पास इस चीज़ का टेक्निकल सॉल्यूशन हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड समटाइम सम कंसल्टेंट्स हु आर मोर अवेयर अबाउट कंपोजिट स्कीम्स, जिसमें आप कमर्शियल भी और रेसिडेंशियल भी एक साथ खड़ा कर सकते हो। मेरे हिसाब से एक सजेशन मैं ऐसा देता हूँ, कभी भी सोसाइटीज़ को जहाँ पे कमर्शियल यूनिट्स भी पहले से थे, आप उस यूनिट्स को सोसाइटी के नाम पे रखो और उसको आप रेंट पे दे दो। बहुत सारे साउथ बॉम्बे में या सेंट्रल लाइन पे हमको ऐसे देखने को मिलते हैं बिल्डिंग, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे बैंक्स है, बैंक्वेट्स है, होटल्स है, ये सब रेंट भरते हैं सोसाइटी को और उसके चलते सोसाइटी का मेंटेनेंस वर्चुअली फ्री हो जाता है। तो यू कैन फिगर दिस आउट। आप डेवलपर पे नहीं छोड़ सकते ये 15-20 साल वो खर्चा उठाएगा, बिकॉज़ डेवलपर ने जब पोजीशन दे दिया आपको, बिल्डिंग खत्म कर दी और सोसाइटी को हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद डेवलपर इज़ 80-90% आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आप कन्वेंस ले लेते हो डेवलपर से तो ही इज़ 100% आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर उसको आपके मेंटेनेंस के ऊपर है ना, हैंडल करने का या मदद करने का कोई रेफरेंस ही नहीं बचता है। तो नेवर थिंक कि 15 साल, 10 साल, 5 साल बाद डेवलपर आपके मेंटेनेंस के लिए कुछ करेगा। एज अ सोसाइटी आपको ही माइंडफुली ये डिसाइड करना है कि हम कैसे खुद को सेल्फ जनरेटिंग इनकम सोसाइटी बनाएं, जिसमें अगर आपको एमिनिटीज हो या कुछ बैंक्वेट्स हो जिसको आप लीज आउट कर सकते हो और आपके लिए अर्निंग्स बना सकते हो उसमें से। सर अभी जो भी सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए डेवलपर ढूंढ रही है, उनका एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि हमको मैकेनिकल कार पार्किंग नहीं चाहिए, हमको सरफेस कार पार्किंग चाहिए, बट प्लॉट एरिया छोटा है, 1000 स्क्वायर मीटर, 1200 स्क्वायर मीटर, जहाँ पे वो रैम कार पार्किंग बैठता नहीं है, लेकिन सोसाइटी को चाहिए सरफेस कार पार्किंग। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकता है? इस सिचुएशन में सोसाइटी ने पहले उनके पीएमसी के साथ बैठ के, और अगर होता है तो कार पार्किंग में एक्सपर्टीज रखने वाले कंसल्टेंट को बैठ के उनके बिड डॉक्यूमेंट में, जिसमें से वो ऑफर मंगाने वाले हैं डेवलपर की तरफ से, उसमें ये डिजाइन कर देना चाहिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। क्योंकि आगे जाके आपको जो इम्प्लीमेंटेशन करना है प्रोजेक्ट का, वो आपके कंसल्टेंट और आपके एक्सपर्ट्स ही आपको गाइड कर सकते हैं। और भले फिर उसमें लिफ्ट लगाना हो या रैंप हो या पोडियम हो, जो भी चीज़ हो, वो अल्टीमेटली फिजिबिलिटी के हिसाब से, हाइट रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से, पोटेंशियल कितना अवेलेबल प्लॉट में, कौन से जोन में आ रहा है प्लॉट, ये सब के हिसाब से क्रिस्टलाइज होगा। तो आपका पीएमसी और पार्किंग एक्सपर्ट ही आपको आधा सॉल्यूशन इसके ऊपर दे देगा और बचा हुआ चीज़ फिजिबिलिटी के हिसाब से और कमर्शियल अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से डेवलपर कंफर्म कर देगा। तो सॉल्यूशंस ये मिलना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है और ये प्रॉब्लम बहुत सारे सोसाइटीज इससे गुजरती है। सिर्फ टाइमली कंसल्टेशन लेना ये की है इसके सॉल्यूशन के लिए। सर मालवनी जैसे लोकेशन में लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा भी एक दिन रीडेवलपमेंट होगा, तो क्या ये पॉसिबल है? मालवनी, मानखुड़, सायन, ऐसे बहुत सारे मुंबई में स्लम्स है जिनका रीडेवलपमेंट आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहाँ पे फिजिबिलिटी नहीं बैठ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है इन फ्यूचर गवर्नमेंट कोई नया स्कीम लेके और उनका भी रीडेवलपमेंट हो? तो जगदीश, जहाँ पे भी स्लम है वहाँ पे एसआरए अथॉरिटी है या गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इनका सर्वे चलता है। ये भी देखते हैं कि इस एरिया को कब नोटिफाई किया जाए, और बहुत सारी जगहों को ऑलरेडी स्लम रिहैबिलिटेशन एरिया बोल के नोटिफाई कर दिया गया है। मेरे पास एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है मालवन के बारे में, बट जितना भी आपने बाकी एरियाज बताए, मानकोट या सायन के इधर के जो हो गए चार्ल्स या स्लम्स, तो जो भी स्लम कैटेगरी में लैंड आती है जिसमें लैंड ओनर के पास कैपेसिटी नहीं है पोजीशन लेके उसको रिडेवलप करने की, उसी के सोसाइटी के अपॉइंटमेंट के तरफ चलते डेवलपर एसआरए को प्रेजेंटेशन देके उसके रिडेवलपमेंट की प्रक्रिया को चालू कर सकता है। अगर धारावी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें शायद सोसाइटी के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है, तो कभी कभार इस चीज को गवर्नमेंट और एसआरए डिपार्टमेंट खुद एक पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंडर शायद इसको पूरा एक अलग कॉम्पोजिट तरीके से ले, जैसा हम अभी धारावी की रिडेवलपमेंट को देख रहे हैं, जिसमें अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में साथ ने मिलकर एक प्रोजेक्ट चालू किया है। वैसे ही हमको आगे जाके एक लार्जर क्लस्टर को एक स्ट्रक्चर्ड और वेल प्लान तरीके से डेवलप करने के लिए देखा जाएगा। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि एसआरए प्रोजेक्ट्स या फिर धारावी जैसा एक प्रोजेक्ट है,
ये एक अपने लिए मॉडल बनने वाला है आगे जाके, जिसके चलते आज की जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रहा है इन स्लम्स को रिहैब करके, उनके बिजनेसेस को एक अच्छे ऑल्टरनेट जगहों पे डाल के, बहुत सारे फ्री एफएसआई को अनलॉक कर रहा है, बहुत सारी जगह को अनलॉक कर रहा है। इसके चलते मुंबई जैसे सिटी में अलग लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाली है, जिसमें वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये चीज़ हमारे लिए एक पोटेंशियल है, ऐसे स्लम्स जिसको प्रॉपरली अनलॉक करने के बाद स्लम ड्वेलर्स को भी, वहाँ के डेवलपर्स को भी, और आजू बाजू के पूरे एनवायरनमेंट को भी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा। इट इज़ जस्ट हमें एक या दो मॉडल क्लस्टर डेवलपमेंट्स अच्छे तरीके से उभर के आने चाहिए, और हमें एज अ सिटीजन्स, हमें एज अ पॉपुलेशन वी हैव टू लुक इट पॉजिटिवली, और जितना हो सके उतना ही इसका डेवलपमेंट पॉजिटिवली होते ही हमको नए और मल्टीपल डेवलपमेंट्स दिखेंगे, क्योंकि बाकी डेवलपर्स को भी इसके ऊपर कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग हो जाएगी। सेल्फ रीडेवलपमेंट वर्सेस रीडेवलपमेंट, विच इज मोर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया जगदीश, आज के डेट में हर सोसाइटी इसके थ्रू गुजरती है जो भी रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया में जाना चाहती है। इसके लिए मैं एक सिंपल फंडा देना चाहता हूँ। अगर आप 15 या 20 फ्लैट नंबर से कम के स्ट्रेंथ में हो और आपका प्लॉट साइज छोटा है, तो मुझे लगता है आपको सेल्फ रिडेवलपमेंट करना मैनेजेबल हो सकता है, अगर आपके पास उतने नॉलेजेबल और वेल प्रिपेयर्ड मेंबर्स हो, जिनको कॉन्ट्रैक्टर, परमिशंस, कंपोजिट कंस्ट्रक्शन वेयर फ्री सेल अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, और आप उसको मार्केट में बेचोगे, और ये सब करके आप पूरा आपके बिल्डिंग के प्रक्रिया को मॉनिटर करोगे। अगर ये सब के लिए यूनिटी है और आप लिमिटेड नंबर में हो, तो ये डुएबल बनता है। रीडेवलपमेंट के लिए आपको थर्ड पार्टी डेवलपर्स को लाना है, और ये प्रक्रिया अगर आप 50, 60, 30, 35 ऐसे नंबर्स या इससे ज़्यादा बड़े नंबर्स में आप मेंबर्स हो, तो मुझे लगता है रीडेवलपमेंट बाय थर्ड पार्टी डेवलपर इज मोर मैनेजेबल, बिकॉज इंटरनली मेंबर्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके कंस्ट्रक्शन पे होगा अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट में जा रहे हो। अगर आपको कोई प्रोसेस प्रक्रिया पता नहीं है, आपको अगर रेट्स पता नहीं है, अगर आपको परमिशंस के सिचुएशंस और साइकिल्स पता नहीं है, अगर आपको डिपार्टमेंट्स के फॉर्मेलिटीज पता नहीं है, तो शायद आप बहुत स्लो प्रोग्रेस या पेस से जाओगे। आपका एक लिमिटेड डिपेंडेंसी रहेगा सिविल इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, बट एज अ प्रोमोटर आपका नाम हर जगह पे जाने वाला है, और कोई भी डिले होता है और अगर आपने फ्री सेल में से किसी बायर को अपार्टमेंट बेचा, तो वो आपके अगेंस्ट क्लेम लेके आएगा, बिकॉज यू आर प्रोमोटर। वेयर इन रीडेवलपमेंट में ये डेवलपर पूरी कहानी चला रहा है, ये पूरी गाड़ी चला रहा है, आपको एज अ पैसेंजर उसमें जाना है, बट आपको माइंडफुल और वॉचफुल रहना है, जिसमें डेवलपर अगर कुछ गलती करता है तो आपको उसको करेक्ट करना है। तो अगर आपका छोटा सोसाइटी है तो सेल्फ रीडेवलपमेंट बन सकता है, अगर आपका बड़ा सोसाइटी है तो आई वुड रिकमेंड रीडेवलपमेंट थ्रू एन एक्सपर्ट एंड क्रेडिबल डेवलपर। सर, सेल्फ रीडेवलपमेंट इसीलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो लोगों को म्हाड़ा मैनेज करने को नहीं आता। वहाँ पे जो अंडर द टेबल पैसा लगता है उनको वो समझ नहीं है, जबकि वो सब डेवलपर को अच्छे से मैनेज करने को आता है। क्या ये एक रीज़न हो सकता है सेल्फ रीडेवलपमेंट इतना बढ़ावा ना मिलने का? सो जगदीश, म्हाडा, एसआरए, कलेक्टर ऑफिस, एमएमआरडी, ये बहुत अथॉरिटीज है जिनके पास बहुत सारा लैंड पार्सल्स है हम्म। फॉर रीडेवलपमेंट। इनका हर एक सोसाइटी से ये ऐसा पैसा निकालने का एजेंडा ऑब्जेक्टिव कुछ रहता नहीं है। देर आर इंटरमीडिएटरीज, देर आर लाइजनिंग एजेंट्स, और देर आर सम ब्रोकर्स हु विल क्लेम दैट कि आपको ये परमिशन चाहिए तो आपको इतना पैसा निकालना पड़ेगा। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग योजना, अलग अलग स्कीम फ्लोट की गई है, जिसके चलते दे आर एनकरेजिंग सोसाइटी मेंबर्स टू कम टुगेदर एंड अप्लाई फॉर रीडेवलपमेंट। बट सोसाइटी मेंबर्स, जब तक कोई डेवलपर नहीं आता है सामने, उनके बीच में की यूनिटी उनको रोकती है करने के लिए, बिकॉज दे आर नेवर यूनाइटेड। और दूसरी चीज, आपके सोसाइटी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके प्लॉट के बारे में आपको असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको उसकी फिजिबिलिटी पता रहनी चाहिए। जब ये सब चीज़ आने के बाद आपको आपके डेवलपमेंट पोटेंशियल का अंदाज़ा आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई चीज़ रोक सकती है फ्रॉम गोइंग फ्रॉम रीडेवलपमेंट। तो इसके चलते आप सोसाइटी, आज आज के रेट में आप बहुत सारे प्लॉट्स देख सकते हो जिसके ऊपर, भले वो म्हाड़ा के हो या प्राइवेटली हेल्ड हो, अगर रीडेवलपमेंट की सोसाइटी ने ठान लिया और उनको पता है कि ये करंट स्ट्रक्चर डिफिकल्ट है, डेंजरस है, डिलैपिलेटेड है, तो दे विल नॉट वेट फॉर एनीथिंग टू हैपन, दे विल अपॉइंट डेवलपर और दे विल गो देमसेल्व्स। बट ये अंडर द टेबल का जो कहानी है, ये बहुत सुनने में आती है, देखने में हमें एज अ लॉयर बहुत लिमिटेड विजिबिलिटी मिलती है। हम आते लीगल वर्क के डॉक्यूमेंटेशन स्टेज पे, तब तक मोस्ट ऑफ द रीडेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटी फ्रॉम अप्रूवल एंड परमिशन पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट हो जाती है,
तो हमें एक लिमिटेड विजिबिलिटी, बट इतना ब्लैंकेट और इतना अनशन जो आपने बताया, जिस तरीके से क्वेश्चन था, उतना रैम्पेंटली कुछ चीज़ होता नहीं है। ये सिर्फ इंटरनल और इंटरमीडिएट्स की कहानी है।